नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत त्रिवेदी जी। अजीत जी, आज जब हम बात बिहार की करेंगे तो बात करेंगे यात्रा बनाम आमरण अनशन की। दोनों के क्या पहलू हैं और दोनों ने बिहार में सियासत, देखिए तेजस्वी यादव की यात्रा भी चल रही है और नीतीश कुमार की यात्रा भी चल रही है। कोई विकास की बात कर रहे हैं, कोई संघर्ष की बात कर रहे हैं, कोई इस ठंड में आग भी ताप रहे हैं और दूसरी ओर प्रशांत किशोर मैदानता में भर्ती हैं। अभी जब हम कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो खबर ये आई है कि उन्हें आईसीयू से आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। तबियत में कुछ सुधार है लेकिन परेशानियां कई तरीके की है। प्रशांत किशोर को समझना होगा कि सरकारें तो आजकल संवेदन शून्य हो ही गई हैं। उनकी बातें कौन सुनेगा और वह अपनी जिंदगी को कितने दिनों तक खतरे में रखेंगे। तो यात्रा बनाम आमरण अनशन की बात करेंगे और इस बीच बिहार में कैबिनेट विस्तार की चर्चा शुरू हो गई है कि दही चूड़ा के बाद, मतलब नीतीश कुमार और बीजेपी यह दिखाना चाहते हैं कि हमारा अलायंस जो है वह सीमेंटेड है और हम अगला चुनाव जो 2025 में ही है, पूरी मजबूती के साथ लड़ने को तैयार है। अब किसे मौका मिलेगा, नहीं मौका मिलेगा। कैबिनेट विस्तार की चर्चा लोकसभा चुनाव के वक्त से ही चल रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त कैबिनेट विस्तार करना थोड़ा जोखिम भरा होता है। नाराजगी बढ़ जाती है, उदासीनता हो जाती है जो नहीं बनाए जाते। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले यह प्रयास कर सकते हैं, यह जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि जो मंत्री बने वह खुश हो जाएंगे और जो न बन पाए 2-4 दिन दुखी रहने के बाद उन्हें टिकट की चिंता सताएगी कि कितना दुख हम व्यक्त कर ले। और इस बीच देखिए, रोहिणी आचार्य ने, लालू यादव की बेटी जिन्होंने किडनी दी अपने पिता को, उन्होंने कड़ा प्रहार किया है बिहार सरकार पर और बिहार के एनडीए की हुकूमत पर और यह बताया है कि 2005 के पहले क्या नहीं होता था जो अब हो रहा है। और इधर 15 जनवरी से ही पूरे बिहार में जो पांचों सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनके अध्यक्षों का कार्यक्रम लगा है। तो इसके लिए सभी पार्टियों के, एनडीए की सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं का दौरा भी तय कर दिया गया है। शुरुआत हो रही है बगहा से, मतलब अध्यक्ष पहुंचे, कार्यक्रम हो, इसके पहले यह बता दिया जाए कि हम एकजुट हैं। तो शुरुआत करें यात्रा बनाम आमरण अनशन। और कितने दिनों तक प्रशांत किशोर अनशन करते रहेंगे? डॉक्टर मना कर रहे हैं, उनके शुभचिंतक मना कर रहे हैं, उनकी पत्नी ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी वह अभी कह रहे हैं कि नहीं, मेरा अनशन जारी रहेगा। सरकार तो सुनने को तैयार है नहीं। और फिर यात्रा और आमरण अनशन। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, जब आमरण अनशन आप करने जाते हैं कोई भी नेता, तो हम जी। बार बार ये कह रहे हैं कि वो सबसे आखिरी रास्ता होता है संघर्ष का, हम्म। प्रतिरोध का। सबसे आखिरी, सबसे सर्वोच्च और परम पवित्र रास्ता होता है वो। उसकी शुचिता जी। जो है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। वो सबसे पवित्र रास्ता भी होता है सत्याग्रह का, आंदोलन का। और जी। जब आप वो चुनते हैं वो रास्ता कि हम आमरण अनशन के लिए जाएंगे, तो उसके तमाम फॉलआउट्स के बारे में भी आप विचार करते हैं। उसके बाद आपके सेहत पर उसका क्या असर होगा, आपके जीवन पर उसका क्या असर होगा, आपके परिवार के जीवन पर उसका क्या असर होगा। इन सारी चीजों का आकलन करने के बाद ही कोई व्यक्ति आमरण अनशन का रास्ता चुनता है। ऐसा नहीं बिल्कुल। होता है कि आप अचानक उठे और आमरण अनशन करने चले गए। आमतौर पर वो प्रदर्शनों में होता है कि आज जी। अचानक उठे, किसी ने अनाउंस किया और आप प्रदर्शन करने चले गए, प्ले कार्ड्स आपके हाथ में है, आप नारेबाजी कर हम्म। रहे हैं। वो एक अलग चीज होती है। जब आप आमरण अनशन चुनते हैं तो उसके तमाम जो उसका असर हो सकता है उसका भी आकलन करते हैं। तो बिल्कुल। प्रशांत किशोर ने उसके प्रभाव का, अपने आमरण अनशन का, उनका शरीर कितना सक्षम है, कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितने समय तक वो आमरण अनशन कर सकते हैं, ये सब सोच करके उन्होंने एक रास्ता चुना है। उसका हम्म। दूसरा पहलू ये होता है कि जिस कॉज के लिए, जिस बड़े लक्ष्य के लिए आप आमरण अनशन करने जा रहे हैं, उसको हम्म। प्राप्त करने की दिशा में आप कितनी प्रगति करते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और बिना उस लक्ष्य को प्राप्त किए आप अगर आमरण अनशन खत्म करते हैं तो उसका क्या असर हम्म। होता है? जी। ये बड़े सवाल हैं जिनके ऊपर जो भी आमरण अनशन करने जाता है वो जरूर हम्म। विचार करता है। और हमने बार-बार, हम पहले जतेंद्र नाथ दास का हमने उदाहरण दिया। आजादी की लड़ाई उदाहरण में दिया। 63 दिन तक जी। जेल में रहे थे और 63वें दिन जाकर के आहुति उन्होंने दे दी थी अपने प्राणों की। हुतात्मा जतेंद्र नाथ दास को हम लोग आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ याद करते हैं। जी। ऐसे ही किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं अभी डल्लेवाल, जगजीत सिंह डल्लेवाल जो हैं,
45वां दिन है आज, उनकी सेहत एकदम बिगड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है उनकी सेहत को, और बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद प्रदेश सरकार उनका आमरण अनशन नहीं समाप्त करा पा रही है, न उनको अस्पताल में भर्ती करा पा रही है। उन्होंने हम्म। मना किया हो कि हम अस्पताल में भर्ती नहीं होंगे, और उन्होंने अब मना कर दिया है कि जिस ट्रॉली में हम हैं वहां किसी को नहीं भेजा जाए। अब वो बोलने में बिल्कुल। भी असमर्थ है। उन्होंने भी हम्म। जरूर आकलन किया होगा कि हम एक किसानों की जिस मांग को लेकर के जा रहे हैं, अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम किस हद तक जाएंगे। और तो वो प्रशांत गंभीर किशोर बीमारियों से ग्रसित भी है पहले से भी। गंभीर 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 जानलेवा बीमारियों से वो ग्रसित हैं, और उम्र भी उनकी बहुत है। तो जी। प्रशांत किशोर ने भी ये आकलन किया होगा कि अगर हम्म। सरकार, देखिए हम हमेशा कहते हैं कि एक एक अच्छा जनरल वो होता है जिसके पास स्केप रूट भी होता है। अगर हम्म। सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम कैसे निकलेंगे इस साइकिल में? मतलब में फंस के अपना जीवन कुर्बान कर देंगे, अपने जीवन का बलिदान कर देंगे, या कोई रास्ता हम्म। निकाला जाएगा वहां से निकलने का? जी और बिल्कुल। इसमें जो सबसे रिसेंट हम एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल का दिए थे कि 16 दिन के आमरण अनशन के बाद किरण बेदी और अनुपम खेर ने उनका अनशन तोड़वाया था। तो हम्म। प्रशांत किशोर के साथ ऐसा हुआ कि 5वें दिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो जी। अपने आप ही उनके वहां से निकलने का रास्ता एक बना दिया बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने जोर जबरदस्ती की, उनको गिरफ्तार कर लिया, और जब अस्पताल ले जाया गया तो कई गंभीर इन्फेक्शंस निकले। तो जी कायदे से तो अब वो, उनको पता है, हमको पता है, आप जान रहे हैं कि सरकार के ऊपर कोई कान के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। सरकार ने बिल्कुल। मान लिया है, बीपीएससी ने कह दिया है सरकार को कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई हम्म। प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, जहां सीसीटीवी कैमरे बंद थे वहां भी कोई धांधली नहीं की गई है, जो बच्चे देर से जिनको प्रश्न पत्र मिले उनको उतना ज्यादा समय दिया था, मतलब जो 3-4 शिकायतें हैं आज छात्रों की, आंसर की भी उनके जारी ऊपर। होंगे, आंसर की भी जारी कर दिया गया है आज हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। हाँ, और वो भी जारी कर दिया। तो जो जी 3-4 शिकायतें थी छात्रों की, उन शिकायतों को आप बीपीएससी ने एड्रेस कर दिया, और सरकार को भी कन्विंस कर दिया है कि हम नहीं करेंगे इसमें, इसको नहीं कैंसिल बिल्कुल। करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामला भेज दिया है हाई कोर्ट के पास कि हाई कोर्ट हम्म। में सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई गाइडलाइन नहीं दिया, और और इस बीच सुप्रीम कोर्ट सरकार। में जो लगता है, सुप्रीम कोर्ट में अजीत जी जो लोग पहुंच गए थे, वो बगैर तैयारी वाले लोग पहुंच गए थे। उन्हें बिल्कुल। सामान्य समझ नहीं थी कि पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना था, और पीआईएल का अधिकार तो किसी को भी प्राप्त होता है, तो जनसुराज की ओर से तैयारी होती है, इसके पहले ही किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। इसका परिणाम यह निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले हाई कोर्ट जाइए, और बगैर तैयारी के आप जाएंगे। जनसुराज की भी तैयारी चल ही रही थी, और ये सब भी हो गया। हाँ, वो ये तो श्रेय लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए आनंद फानंद में सब आदमी कोर्ट पहुंच जा रहा है। तो कोई आदमी, ये पता है, ये गाइडलाइन बजाबता सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है कि इस तरह के मामलों में पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो बिल्कुल। हाई कोर्ट में कब सुनवाई होती है? उसी पिटीशन की सुनवाई होती है। वो लोग दोबारा वहां याचिका डालते हैं कि नई याचिकाएं डाली जाती हैं। तो कोर्ट से भी कुछ होना है, उसमें भी समय लगेगा। और इस बीच गांधी मैदान को अपने कब्जे में ले लिया पुलिस ने, और 26 बिल्कुल। जनवरी जो गणतंत्र दिवस के परेड की तैयारियां शुरू हो गई। तो अब वो जो जो प्रशांत किशोर ने कहा था कि गांधी मैदान से शुरू किए थे, गांधी मैदान में ही समाप्त करेंगे, तो अब वो नहीं हो पाएगा। गांधी मैदान तो अब वो जा नहीं सकते, आउट ऑफ बाउंड है कि गांधी मैदान आप नहीं जा सकते हैं। तो ये सब मिलाकर के स्थिति ऐसी बन गई है कि उनको आमरण अनशन से निकलना होगा। हम्म। अगर सेहत उनका अलाउ नहीं कर रहा है, अगर उनके इन्फेक्शंस बिल्कुल। ठीक नहीं हो रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है, तो आमरण अनशन की जगह दूसरा कर सकते हैं। वो अनशन कर सकते हैं, वो उसको रिले अनशन होता है वो कर सकते हैं, कई लोगों की टीम बना करके अनशन हो सकता है। तो उसके कई तरीके हैं। और प्राणों की समस्या आहुति देने का है ना, मामला अभी नहीं है। समस्या तो एक है ना कि जनसुराज में अभी सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर चेहरा है, और प्रशांत किशोर है तो सब कुछ है जनसुराज के लिए, और प्रशांत किशोर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वह टीम नहीं बनकर तैयार हुई है कि जो उनके पीछे वह अस्पताल में रहे, वह जिंदगी और मौत से जूझते रहे, और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे। देखिए, सहानुभूति और संवेदनाएं तो बहुत मिल रही है, समर्थन की बातें हो रही है, लेकिन वोट के समय क्या रणनीति होती है यह हम और आप समझते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं से एग्जिट निकलना होगा। वेटनरी कॉलेज में भी कुछ तैयारी की बात हो रही है, क्या कुछ चल रहा है। तो एक बड़े आंदोलन के लिए प्रशांत किशोर को निकलने की जरूरत है। हमें तो यह बताया गया कि उनकी पत्नी ने भी समझाया, डॉक्टरों ने भी कहा है, लेकिन हमने कल उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह, जो उनके बहुत ही बड़े शुभचिंतक हैं, जिनके घर में रहते हैं, जिनकी वैनिटी बैन को लेकर इतना विवाद हुआ, उन्होंने कहा कि हमने भी समझाया है, लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि हमने छात्रों से वायदा किया है, और हम तो 5 सूत्री बात कर रहे हैं। हम यह भी नहीं कह रहे भाई मिल क्यों नहीं लेते हैं मुख्यमंत्री, मिल ले ना, मिल ले,
फिर बात हो जाएगी। और देखिए प्रशांत किशोर ने अब दायरा और बढ़ा दिया है, बीपीएससी के अलावा 7 निश्चय में बेरोजगारी भत्ता की कोई बात थी, वह बात भी अब सामने ले आए हैं। बिहार में वृद्धावस्था पेंशन और महिलाओं की बात तो होती ही रही थी, अब बेरोजगारी भत्ता की बात को भी शामिल कर लिया गया है। देखिए, प्रशांत किशोर अब छात्रों और युवाओं के मामलों को एक साथ क्लब कर रहे हैं। देखिए, जी, ये जो जो बेरोजगारी भत्ता है, वो तो युवाओं के लिए ही है। मूलतः जिनको जी नौकरी बिल्कुल। नहीं मिली है, जो छात्र हैं, युवा हैं, उनके लिए है। हुँ, तो युवाओं हुँ, के छात्रों का एक जो बड़ा समूह है, उसके लिए वो उनको अपने साथ वो जोड़ रहे हैं। हुँ, लेकिन ये सवाल है, बड़ा सवाल है ज्ञानेश्वर जी, कि क्या हुँ, प्राणों की आहुति देने के लिए आप तैयार हैं? अगर आज बिल्कुल, आंदोलन को नेतृत्व करने का कोई व्यक्ति नहीं है, जो उस आंदोलन को नेतृत्व कर सके, फिर उनके बाद कौन नेतृत्व करेगा? जो बिहार में जिस बदलाव की उम्मीद उन्होंने जगाई है, उसका नेतृत्व कौन करेगा? हुँ, उसको आगे कौन ले जाएगा? तो अब भले वो पत्नी की न सुने, भले वो उदय सिंह यानी पप्पू सिंह की न सुने, अपनी पार्टी के लोगों की बात ना सुने, लेकिन डॉक्टरों की बात ज़रूर सुननी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टरों की बात वो सुने। डॉक्टर अगर उनको कहते हैं कि उनका शरीर अनशन बर्दाश्त करने के लिए सक्षम नहीं है, उनके जो इन्फेक्शंस हैं वो इस तरह के हैं जो घातक हो सकते हैं, तो उनको ये वाला रास्ता छोड़ देना चाहिए, अनशन का रास्ता छोड़ बिल्कुल। देना चाहिए। हुँ, वो उपवास के कई तरीके होते हैं। गांधी उपवास हुँ, के कई तरीके करते थे, उन्हीं में से कोई जी, तरीका आप खोजिए। उपवास के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको हुँ, अनशन ही करना है, तो अनशन के भी कई तरीके हैं। आमरण हुँ, अनशन भूखे रह के करने की जरूरत नहीं है। हुँ। आप फलाहार करके भी अनशन कर सकते हैं। आप अनशन के बहुत सारे तरीके हैं। आप आप अनशन ही क्रमिक करना है, अनशन तो कर डॉक्टर सकते हैं, की आप जरूरत है। आप नेतृत्व कीजिए, आप क्रमिक अनशन कीजिए कि आज 100 लोग ये बैठेंगे, कल वही 100 लोग ये बैठेंगे, ये भी कर सकते हैं ना। हाँ, वही करें। वही हमने कहा कि रिले अनशन का जी, करने हैं, वो रिले अनशन का आप रास्ता चुन सकते हैं। आप हुँ, अपने भी मतलब अनशन वहां लगातार धरना चलता रहे, इसकी भी व्यवस्था कर सकते हैं। आप फल खा करके, जूस पी करके भी अनशन कर सकते हैं। आप अनशन के बहुत बिल्कुल, सारे तरीके हैं। आप छोड़ बिल्कुल। मत और दीजिए। ये क्योंकि आपने प्रशांत छात्रों किशोर से को वादा यह भी किया है। समझना होगा, प्रशांत किशोर को यह भी समझना होगा कि देखिए, अब जब यह बात तय हो गई कि नीतीश कुमार लालू यादव से समझौता नहीं करेंगे, उधर नहीं जा रहे हैं, इसके बाद आरजेडी भी हमलावर हुई है, लेकिन प्रशांत किशोर के मुद्दे पर बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी इन तीनों का मुंह मिल जा रहा है। इन तीनों के लिए प्रशांत किशोर दुश्मन है। तो प्रशांत किशोर को यह बात भी समझनी होगी कि आपका दुश्मन जो है सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी है। हाँ, तो उस बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए है। चुनाव का साल है, उस बड़ी लड़ाई में जाएँ। और जो संदेश वो देना चाहते थे आमरण अनशन की घोषणा करके, वो संदेश उनका पहुँच गया है गाँव-गाँव तक, लोगों तक पहुँच गया है कि वो अपनी अपनी जो नैतिक ताकत है वो भी दिखा चुके हैं, अपनी जिद भी वो कि हम इस हद तक जा सकते हैं, ये भी उन्होंने दिखा दिया है। तो अब वो एक मैसेज कन्वे हो गया है। देखिए, जो जो और चाहे नीतीश कुमार की यात्रा कानों हो में रही भले हो, न चाहे सरकार के कानों में भले जूं न रंगी हो, मैं कल दिल्ली के एक बड़े क्लब में रात को था और वहां जो एलीट क्लास के लोग थे वह भी कह रहे थे, देखिए ऐसा कोई है, प्रशांत किशोर में इतना दम तो है ना कि वह अनशन कर रहा है, आमरण अनशन कर रहा है और अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो देखिए वह बात जहां तक पहुंचाना चाहते थे, पटना से लेकर दिल्ली तक बात पहुंची हुई है कि कोई है जो बिहार के लिए लड़ने के लिए आया है। हाँ, और छात्रों को भी एक अंदाजा हो गया है, छात्रों को भी उनका मैसेज कन्वे हो गया है, युवाओं को मैसेज पहुँच गया है कि किसी ने अगर ईमानदारी से उनकी लड़ाई लड़ी, उनके मुद्दे उठाए और अपनी जान दाँव पर लगाई, तो प्रशांत किशोर है। उन्होंने एक जी, अपना मैसेज जो कन्वे करना था, वो मैसेज कन्वे कर दिया। एक मैसेज तो अपने जो 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 पीड़ित पक्ष हैं, यानी छात्र, नौजवान हैं, उनके बीच पहुँचा। और सरकार के पास भी, जो सरकार सत्ता पक्ष है, उसको भी प्रशांत किशोर का मैसेज पहुँच गया है कि प्रशांत किशोर टफ नट हैं। प्रशांत किशोर कोई साधारण चीज नहीं है कि वो दूसरे बिल्कुल। पारंपरिक राजनीतिक दलों की तरह कुछ आंदोलन करेंगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे, दो कदम पीछे हटेंगे। प्रशांत हम्म, किशोर लड़ने के लिए इस हद तक जा सकते हैं। ये चैलेंज भी उन्होंने तमाम बिहार की जो पारंपरिक पार्टियां हैं उनको दे दिया है, जितने ट्रेडिशनल लीडर्स हैं उनको भी दे दिया है कि लड़ना जी, होगा। प्रशांत किशोर बिना लड़े छोड़ने वाले नहीं है, वो लड़ने के लिए इस हद तक जा सकते हैं। तो हम्म, कई तरह के मैसेज उनके आमरण अनशन से निकला है, जो आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी के लिए भी है, छात्रों के लिए है, छात्रों के अभिभावकों के लिए है, जो दूसरे पक्ष हैं, जो किसी न किसी तरह से पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, उनके लिए भी है। उन्होंने हम्म, एक प्रतीकात्मक जो एक मैसेज होना चाहिए उनके 5 दिन के अनशन का, 5 दिन गांधी मैदान का अनशन, उसके बाद डॉक्टर की कस्टडी में जो वो रहे, डॉक्टर की देख-रेख में जो रहे, ये सब चीजें लोगों तक पहुंच गई हैं।
अब उनको अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर माननी चाहिए है, फिर स्वस्थ होकर वो अनशन करें, स्वस्थ हो जाए, पूरी तरह से ठीक बिल्कुल। हो जाए, अपने को तैयार करें। देखिए बिहार को उनकी जरूरत है। अब कैबिनेट विस्तार की ओर बढ़े अजीत जी, कैबिनेट विस्तार की ओर बढ़े, इसके पहले देखिए गठजोड़ और हठधर्मिता और छात्रों की बात है। पप्पू यादव ने बिहार बंद की अपील की है, देखना होगा बिहार बंद कितना असरदार होता है और शांति प्रिय तरीके से होता है कि नहीं होता है। यदि जनता खुद बंद कर दे तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि आपको जबरिया बंद कराना पड़े तो यह गलत। और पप्पू यादव तेजस्वी यादव को न्योता दे रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव की ओर से कोई न्योता कबूलने की बात सामने नहीं आई है। तो इस मुद्दे पर देखिए अलग अलग खेमे हैं और अलग अलग राजनीति है, यह तो स्पष्ट है। इस पर 2 मिनटों की चर्चा, फिर कैबिनेट विस्तार। देखिए हम इसी में जो आपने कहा ना कि यात्रा बनाम आमरण अनशन, तो जी। यात्रा चल रही है, आमरण हम्म। अनशन प्रशांत किशोर का है, और उसके हम्म। साथ छात्रों को लेकर के आंदोलन की एक और धारा है जिसका नेतृत्व पप्पू यादव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की, वो भी छात्रों की ही बात कर रहे हैं कि जी। परीक्षा दोबारा कराई जाए अगर छात्र कह रहे हैं, छात्र संतुष्ट नहीं है तो हम्म। ये जो उनका जो उन्होंने जो तेजस्वी यादव को न्योता दिया, उसके पहले तो हम्म। प्रशांत किशोर ने न्योता दिया कि आप आइए बिल्कुल। अनशन में बैठिए, आप आंदोलन की कमान हम्म। संभालिए, तब भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो पप्पू यादव की बात वो लोग क्यों सुनेंगे? पप्पू यादव की बात भी नहीं सुनेंगे वो, क्योंकि हम्म। उनको लग रहा है कि अगर हम पप्पू यादव के कहने पर या प्रशांत किशोर के कहने पर, अब ये दोनों तो लीड ले चुके हैं, नेता बन चुके उस हम्म। आंदोलन के, अब अगर जी। हम शामिल होते हैं तो पिछलग्गू कहे जाएंगे, हम क्यों शामिल हों उसमें। तो हम्म। अब इसमें कई बार ऐसी हठधर्मिता आ जाती है कि आप जरूरी कॉज भी है और आपके प्रतिद्वंदी ने पहले उठा दिया तो आप उसमें शामिल नहीं होंगे। ये बिल्कुल। बहुत ही खराब प्रवृत्ति है। प्रशांत किशोर ने उठा दिया या पप्पू यादव ने उठा दिया तो तेजस्वी यादव इसमें शामिल नहीं होंगे। ये बहुत खराब राजनीति है। उनको समझना चाहिए कि हम्म। लोग वॉच कर रहे हैं, स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं, उसमें यादव समाज के भी स्टूडेंट्स होंगे, उसमें हर वर्ग के छात्र हैं, वो वॉच कर रहे हैं तेजस्वी यादव का क्या रवैया है। आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा से एक मैसेज दे रहे हैं, लेकिन जो मैसेज आंदोलन से है, जो मैसेज पप्पू यादव छात्रों के साथ बैठ करके उनके लाठी खाने के समय मौजूद रह के दे रहे हैं, या उनके लिए बिहार बंद की अपील करके दे रहे हैं, या प्रशांत किशोर आमरण अनशन करके दे रहे हैं, वो मैसेज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं दे सकते हैं। आप जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यात्रा के दौरान, उससे वो मैसेज नहीं जाना है। और हम्म। दूसरे, तेजस्वी यादव ने तो कह दिया बक्सर में कि जो इंडिया ब्लॉक बना था वो लोकसभा के लिए बना था। तो हम्म। अब तो वो गठबंधन बिहार में, उन्होंने कहा कि बिहार में हम लोग साथ में हैं, लेकिन जी। ये जो कांग्रेस के साथ दूरी है वो भी दिख गई कि भाई बिल्कुल। दिल्ली में आप तो दिल्ली में देख ही रहे हैं कांग्रेस को अलग थलग करके, और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी। तो अब तेजस्वी यादव भी दुविधा में, या कांग्रेस पर दबाव बनाने की राजनीति। तो आप जो गठबंधन एक बना हुआ है उसमें जो आपका सबसे पुराना सहयोगी है उस पर आपने दाव लगा दिया। हम्म। पप्पू यादव उसमें कहां से आएंगे? अब तो कांग्रेस पर ही बिल्कुल। उसने दबाव बना दिया, आरजेडी ने। हम्म। तो जी। अब पप्पू यादव सद्भाव दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। तो ये कई लेवल पर कई लेयर की पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात छात्रों का मुद्दा है। छात्रों के मुद्दे पर सबको एकजुट होना चाहिए था, सारी पार्टियों को साथ आना चाहिए था, और सरकार को मजबूर करना चाहिए था कि आप छात्रों की बात कम से कम सुने, उनको लेकिन कन्विंस यही एक करने की बात हम कोशिश और करें। करना चाहते हैं, यही एक बात और करना चाहते हैं अजीत जी, कि देखिए पप्पू यादव बिहार बंद करा रहे हैं, लेकिन इसका ध्यान रखें कि देखिए कोई जोर जबरदस्ती और कोई उपद्रव न हो। यदि जोर जबरदस्ती और उपद्रव हुआ तो प्रशांत किशोर ने जो धार पैदा की है कि भाई हम सविनय अवज्ञा से भी, हम गांधी के रास्ते चलकर भी आंदोलन कर सकते हैं। यदि कहीं जो जबरदस्ती जबरदस्ती बंद कराना, गाड़ियों पर लाठी डंडे चलाना, तो मूल आंदोलन की धार कुंद हो जाएगी। इस बात का ध्यान कम से कम इन लोगों को रखना होगा। देखिए अभी तक इसका ध्यान रखा गया है, इसलिए हमको जी। उम्मीद है कि आगे भी कोई इस तरह की हिंसा नहीं होगी। छात्रों हम्म। ने भी खुद ही संयम बरता हुआ है, और बिल्कुल। पप्पू यादव भी जब गए छात्रों के साथ आंदोलन करने तो वहां उन्होंने भी संयम बरता, उनके समर्थकों ने भी संयम बरता, नहीं तो आंदोलन तो कई हम्म। बार बेकाबू हो सकता था। जिस तरह जी। की चीजें हो, जिस तरह से लाठियां चली या जैसे परेशान हुए छात्र, आंदोलन कभी भी बेकाबू हो सकता था, लेकिन हम्म। नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा। ये वैसे जी। ध्यान रखना चाहिए, आपने ठीक कहा कि ध्यान रखना चाहिए। पप्पू यादव को अपने समर्थकों के साथ बैठक करके उनको मैसेज कन्वे करना चाहिए है कि जहां वो हैं, जहां भी रोका जाए, जहां भी बंद हो, सड़क जाम हो, तो हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल। होना चाहिए। लोगों को हम्म। कन्विंस करना चाहिए है कि लोग इस आंदोलन में शामिल हो, आखिर ये उनके बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई बात है। तो इस हम्म। पर ये कन्विंस करें ना, अपने आप सारी चीजें होती हैं, अपने आप लोग शामिल होते हैं। गांधी कोई जबरदस्ती थोड़े करते थे। जब आप गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं तो लोग अपने वस्त्र, विदेशी वस्त्रों की होली जलाते, तो गांधी किसी के कपड़े थोड़े उतरवाते थे।
तो ये खुद बिल्कुल। ही लोग करते हैं। तो लोगों को शामिल करने की कोशिश करिए, राजनीतिक रूप से लोगों को आप एजुकेट करिए, उनके साथ एडवोकेसी करिए, उनको समझाइए कि वो शामिल हो, ये उनके बच्चों के भविष्य की बात है, जो जी। प्रशांत किशोर कर रहे हैं। हुँ। चलिए, तो देखिए ये प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट विस्तार की। इसके पहले यात्रा पर कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार की यात्रा वही और तेजस्वी यादव की यात्रा? जी, नीतीश कुमार की यात्रा जो है वो प्रगति यात्रा हो रही है। तो जी। अभी तक तो कोई ऐसी प्रगति नहीं बताई गई है जो नई प्रगति हो, हुँ, लोगों को लगे कि ये नई चीज बिहार में हुई है। हुँ, सिर्फ एक प्रगति उस यात्रा का जो एकमात्र हासिल है वो है ज्ञानेश्वर जी की लोगों के मन में नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के जो बातें थी, वो भ्रम कुछ हद तक दूर हुआ है। उस भ्रम को लेकर के चूंकि वो जा रहे हैं, जी, इंटरैक्ट कर रहे हैं, महिलाओं से भी मिले हैं, जीविका दीदी और जो आंगनबाड़ी की महिलाएं हो, जीविका जीविका दीदी खासतौर से जो, और पत्रकारों से भी चलते चलते ही बात की उन्होंने, लेकिन एक मैसेज कन्वे हुआ कि नहीं, सेहत तो ठीक है, नीतीश कुमार ठीक है। और हुँ, दूसरा हासिल, दूसरी उपलब्धि उस यात्रा की ये है कि बीजेपी के लोग भी शामिल हुए हैं, तो एक एनडीए की एकजुट होने का मैसेज गया है कि कहीं सम्राट बिल्कुल। चौधरी थे, कहीं विजय सिन्हा थे, सब लोग थे। तीसरी हुँ, तीसरी उपलब्धि उसमें ये नीतीश कुमार की यात्रा की रही कि वो उनके उनके अपना सेहत का तो खैर बता ही दिया हमने कि सेहत उनकी जी, उनकी बिल्कुल, सेहत का बिल्कुल। ठीक होने का मैसेज चला गया, मीडिया से बात हो गई, एकजुट होने हुँ, का मैसेज चला गया। तो ये इतनी उपलब्धि है। और ये तीसरी बात जो कि अब कहीं नहीं जाएंगे, 2 बार गलती हो बिल्कुल, चुकी है बिल्कुल, और अब कहीं बिल्कुल। नहीं जाएंगे। तो जी, ये बात जो उन्होंने कही, जो बार-बार तेजस्वी यादव के तरफ से लालू यादव ने दरवाजे खोल दिए, तो इसने बंद कर दिए, ये सब चीज़ें जो हो रही थी, सो उन्होंने कह हुँ, दिया कि हम अब कहीं नहीं जाएँगे, 2 बार गलती हमारा पार्टी वाला सब करा दिया था, अब हम कहीं नहीं जाएँगे। तो ये जी, 3 बातें हैं उस इस यात्रा की हासिल है, और ये बड़ी बातें हैं तीनों, कि हुँ, उनकी सेहत जी, को लेकर के एक पॉजिटिव मैसेज बना, अलायंस को लेकर के पॉजिटिव मैसेज हुआ, और ये कि हम कहीं नहीं जाएँगे, इन चर्चाओं पर उन्होंने विराम लगा दिया। तो उनकी हुँ, यात्रा का प्रगति के बारे में तो जो भी बताएं, लेकिन ये राजनीतिक हासिल ये रहा। तेजस्वी जी, यादव की यात्रा का अभी तक हमको कोई प्रत्यक्ष कुछ हासिल होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुँ, कर रहे हैं जाकर के और कार्यकर्ताओं हुँ, से मिल रहे हैं। हो सकता है कि जमीनी संगठन मजबूत करने में उनको कोई फायदा मिले, कुछ उनको फीडबैक मिले जमीन से, उनके वर्कर्स उनको फीडबैक दें अलग अलग क्षेत्रों से, वो एक चीज है। या फिर जब आप जाते हैं यात्रा में तो कनेक्ट तो लोगों से होता ही है ना, थोड़ी चर्चा आरजेडी की, नहीं तो सारी चर्चा, सारा फोकस मीडिया का या तो प्रशांत किशोर के आंदोलन पर था, नहीं तो नीतीश कुमार की यात्रा पर था। इन जी, दोनों के बिल्कुल। बीच तेजस्वी यादव की यात्रा ने भी, उन यात्रा की वजह से उनके ऊपर भी थोड़ा फोकस हुआ है, मीडिया में थोड़ी हुँ, चर्चा उनकी भी हो रही है। तो चलिए देखिए मीडिया में उनकी भी चर्चा हो रही है, लेकिन अखबारों को कह दिया गया है प्रशांत किशोर को इग्नोर कीजिए। और आप समझते ही तो हैं कि अखबार जब वाले अखबारों तो को कहा मानेंगे ही। जाता है हाँ, 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 तो मानेंगे ही अखबारों मानेंगे। अखबारों तो को कहा गया मानेंगे है ही। प्रशांत किशोर, नो प्रशांत किशोर। खैर चलिए हाँ, अब कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है। चूरा-दही के बाद कैबिनेट विस्तार। 36 मंत्री हो सकते हैं, 30 मंत्री अभी हैं, तो बीजेपी की ओर से ज़्यादा दबाव है और कहा जा रहा है कि बीजेपी जो रिक्तियाँ हैं, उनके खाते की जो खाली सीटें, उनको भरना चाहती है और कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पास दोहरे और तिहरे प्रभार हैं, उनसे लिया जाना है और उन क्षेत्रों को संतुलित करना है जहां जीत मिली थी वहां से प्रतिनिधित्व कम है। तो बीजेपी इसका मैसेज वह भी जाएगा कि देखिए बिल्कुल नीतीश कुमार और बीजेपी में बिल्कुल सब ठीक ठाक है। मैं कल संजय झा से भी बात कर रहा था, आज भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कहीं सोचने की बात ही नहीं है, हम लोग एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। तो यह वह कह रहे थे। तो मंत्रिमंडल विस्तार चूड़ा दही के बाद कर पाएंगे नीतीश कुमार, नहीं क्योंकि देखिए वो कर देंगे योजना और मंत्रिमंडल बोर्ड लटका विस्तार। हुआ है। हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। देखिए जैसे अभी एमएलसी का भी हो गया, तो जो जी। चीजें आपस में तय करनी है जेडीयू बीजेपी को, उसमें दिक्कत नहीं है। हुँ, और ये अच्छी बात है कि जो चूड़ा-दही के बाद बदलाव होने की चर्चा हो रही थी, वो चर्चाएँ खत्म हो गई। हर आदमी बिल्कुल। इंतजार कर रहा था कि सूर्य उत्तरायण होंगे तो बिहार में राजनीति भी उत्तरायण हो सकती है, दक्षिणायन हो सकती है। ये जो जी, चर्चा हो रही थी, मकर संक्रांति के बाद गठबंधन में बदल हो सकता है, गठबंधन के अंदर झगड़े चल रहे हैं, नीतीश कुमार कोई फैसला करेंगे, कम से कम अब वो चर्चाएँ खत्म हो गई हैं। हुँ, और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है, तो ये जेडीयू बीजेपी के आपस की बात है। देखिए जी, जीतन राम मांझी की पार्टी को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, केंद्र में वो मंत्री हैं, हुँ, यहाँ उनके उनके बेटे मंत्री हैं, दूसरी कोई पार्टी है ही नहीं जिसका एमएलए है। तो जो हुँ, तय करना है वो जेडीयू बीजेपी को तय करना है। उसमें भी बिल्कुल। बीजेपी के साथ क्या सवाल है, बीजेपी ने अपने एक मंत्री को प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है और जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। दिलीप हुँ, जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं और वो अस्थायी होंगे अभी
अभी वो नॉमिनेशन करेंगे और चुनाव उनका मतलब होना है। अभी तो बिल्कुल। चुनाव प्रदेशों में चुनाव चल रहा है। 18 हाँ, और आधे राज्यों में जब चुनाव हो जाएंगे प्रदेश के, तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। बीजेपी के जी। जो पार्टी का संविधान है उसके हिसाब से ऐसा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। जेपी नड्डा हुँ, की जगह के लक्ष्मण कमेटी के अध्यक्ष हैं जो जिनको संगठन का चुनाव कराना है। तो बीजेपी को संगठन का चुनाव कराना है, और जी। एक व्यक्ति दो पद के सिद्धांत को जब आप नहीं मानते हैं तो दिलीप जायसवाल को भी मंत्री पद खाली करना होगा। हुँ, तो इससे तो इम्बैलेंस हो जाएगा ना, मंत्री पद तो बीजेपी के अब कम हो जाएंगे। एक और अगर उनके प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल। इस्तीफा दे देते हैं तो एक और कम हो हुँ, जाएगा, पहले से कम है। तो इसलिए वो मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा, क्योंकि जी। बीजेपी के दिलीप जायसवाल का इस्तीफा होगा मंत्रिमंडल से, वो अध्यक्ष बनेंगे प्रदेश के, तो नया मंत्री बनाना है, तो वो हो हुँ, जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 मंत्री नए बनाए जाएंगे, ऐसी चर्चा है कि बिल्कुल। 6 पद भले खाली हैं, जो आपने कहा कि 6 जी। पद खाली हैं, 36 हो हुँ, सकते हैं, 30 अभी हैं, तो 4 मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, 2 पद तो खाली ही रखे जाएंगे। ये हमेशा बिल्कुल। खाली रखे जाते हैं, आमतौर पर रखा जाता है। एक तो झारखंड में ही हम लोगों ने देखा कि उन्होंने सारे मंत्री पद भर दिए एक ही बार में हेमंत सोरेन ने, लेकिन आमतौर जी। पर भरा नहीं जाता है, कुछ पद खाली रखे जाते हैं। तो 2 खाली हुँ, रहेंगे, 4 मंत्री नए मंत्री बनेंगे। और ये अभी इसकी बातचीत शुरू हो गई है, ऐसा नहीं है कि 15 जनवरी के बाद बात होगी। 15 जनवरी जी। के बाद मंत्रियों की शपथ हो जाएगी। हुँ, जिस जब उनका चुनाव, अब ये देखना है कि अध्यक्ष के चुनाव के पहले या उसके बाद होता है। तो और उसका कब इस्तीफा करते हैं दिलीप जायसवाल, मंत्री पद से कब इस्तीफा करते हैं, तो हुँ, वो उसके साथ ही मंत्रिमंडल के 4 नए मंत्रियों की शपथ हो जाएगी। अगर दिलीप जायसवाल का इस्तीफा हो जाता है, तो 5 मंत्रियों की शपथ होगी। तो बिल्कुल। 5 मंत्री होंगे और उसमें ज्यादातर सब बीजेपी के तरफ से ही होंगे, जेडीयू के तरफ से जी। मंत्री नहीं होंगे। नीतीश हुँ, कुमार को अपने पार्टी में लोगों को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है। वहां हुँ, नीतीश कुमार का नाम चल रहा है। बीजेपी जरूर बड़ा सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरण दोनों साधने की कोशिश कर रही है। ये भी हुँ, चर्चा है, ये भी संभव है कि एक आध मंत्रियों में अगर कोई ड्रॉप होता है तब नए मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। ड्रॉप होकर के जी। और उसकी जगह उन्हीं की जाति के दूसरे मंत्री को शपथ दिलाई जाए, इस बात की भी चर्चा है। तो इस पर अभी बातचीत चल रही है, जेडीयू और बीजेपी के बड़े नेताओं की हुँ, बातचीत हो रही है कि अगर किसी को ड्रॉप करना है, किसी का खराब परफॉर्मेंस है, उसको ड्रॉप करना है, उसी की जाति से आदमी को लेना है। टिकट कटने वाली है, अगर कोई ड्रॉप होता है मंत्री, तो समझ जाइए कि उनकी विधानसभा की भी टिकट बिल्कुल, कटेगी, उनकी जगह कोई नया आदमी चुनाव बिल्कुल। लड़ेगा। तो इन हुँ, सब चीजों पर चर्चा हो रही है। 14 जनवरी, 15 जनवरी को दही चूड़ा के बाद इस पर शपथ होगी। अभी किसी का नाम इतना क्लोजली ये लोग अभी चर्चा हो रही है कि बहुत नाम तो जिसका चाहिए हर रीजन से, हर क्षेत्र से लोग नाम चला देंगे कि फला जी बन जाएंगे, जी। फला जी बन जाएंगे। लेकिन जहां अभी बातचीत हो रही है वो कोई नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले का नाम तो डिस्क्लोज़ ऐसे भी आपको पता ही है, बिहार क्या तय करेगा और दिल्ली में क्या तय हो जाता है, यह तो किसी को पता ही नहीं चलता है, नाम ऐसे-ऐसे खुल जाते हैं। खैर कैबिनेट विस्तार से आगे चलते हैं। रोहिणी आचार्य, लालू यादव की लाडली बिटिया, जिन्होंने किडनी दी, अपने पिता की जान बचाई और वह सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे एक्टिव भी रहती हैं। उन्होंने जब यह समझ लिया कि अब चाचा-भतीजे फिर से साथ नहीं आ रहे हैं, तो फिर लंबा-चौड़ा पोस्ट किया है और कहा है 2005 के पहले ऐसा तो नहीं होता था, जिसमें पलटासन से लेके तमाम बातें कही है अजीत जी, आपने भी पढ़ा होगा। हाँ, लेकिन अब उन्होंने अब देखिए 2005 के पहले की स्थितियां आज सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ के हो सकता है कि एक वर्ग ऐसा हो, देखिए वो उनका टारगेट ग्रुप दूसरा है। एक जी, टारगेट ग्रुप है जो अभी जवान हुआ 18-20 साल जिनकी उम्र होगी, जिन्होंने कुछ देखा नहीं है 2005 के पहले की बात है। जी, तो वो पढ़ेंगे, वो टारगेट ग्रुप है। उसको उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ प्रशासन ऐसे होता था, सरकार ऐसे चलती थी, गरीबों, पिछड़ों, वंचितों की ऐसे बातें सुनी जाती थी, या जो भी बातें उन्होंने कही हैं वो उसको टारगेट किया है, जिसने 2005 के पहले नहीं का हुँ, समय नहीं देखा, जिनका जन्म 2000 में हुआ है। मान लीजिए 2000 में हुआ है, जो 5 साल के थे उस समय, आज 24 साल के हैं। तो ऐसे एक वर्ग को टारगेट किया है उन्होंने। दूसरा, उन्होंने एक काउंटर किया है जो नैरेटिव नीतीश कुमार का बनता है, अब वो काउंटर तो करना ही जी, है। आप अब दिल्ली बिल्कुल। में हैं, आपने देखा ना दिल्ली में किस तरह से जब अरविंद केजरीवाल के शीश महल का विवाद बहुत बढ़ गया, तो वो लोग राजमहल का विवाद लेके आ गए कि देखिए जी, प्रधानमंत्री का भी बहुत बड़ा बंगला बन रहा है। तो चूंकि हुँ, बीजेपी और नीतीश कुमार, अब ये पता चल गया है कि इसी मुद्दे पर यही मुख्य मुद्दा होगा, कोई प्रगति, काम, ये सब चीजें पर्दे के पीछे है। क्योंकि जी, पर्दे के अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, होगा तो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन होना चाहिए था। आप देखिए अभी कहते-कहते ये बात ध्यान में आया कि कल प्रधानमंत्री ने रोड शो किया है आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम में जाकर के। हुँ, चंद्रबाबू नायडू के साथ रोड शो किया और 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। सोचिए, सोचिए, आप सोचिए काश 2 ऐसा कुछ लाख।
काश ऐसा कोई रोड शो बिहार में होता। वही, वही ये होना तो बिहार में चाहिए था कि रोड जी, शो बिहार बिल्कुल। में हो, प्रधानमंत्री बिहार में आए, चुनाव बिहार में है, चुनाव जी, चुनाव की वजह से ही आए, 2 लाख करोड़ रुपए की जगह 1 ही लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की घोषणा करें, उद्घाटन करें, वहाँ उद्घाटन और जी, शिलान्यास हुआ है। और ग्रीन जी, हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट, इतना बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट है, हजारों हजार लोगों को रोजगार मिलना है, तो ऐसी परियोजनाएं वहां हुई हैं, बिहार में नहीं हुई हैं। तो हुँ, बिहार में कोई परियोजना, कोई प्रगति दिखाने के लिए तो है नहीं। तो आपको दिखाना यही है कि 2005 के पहले क्या होता था, बिहार कैसा बिल्कुल। था, कुछ नहीं था। नीतीश कुमार भी यही कह रहे हैं, बीजेपी भी यही कहेगी कि कुछ नहीं था। अरे महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लोग सुरक्षित नहीं थे, कानून व्यवस्था खराब थी, सब हम ही ने किया। तो उसका तो जवाब भी नीतीश देना कुमार था। ने तो वह भी कर दिया कि पहले महिलाएं कैसे लगती थी और अब हाँ, कैसी लग रही है। खैर, अब कैसी लगती है। रोहिणी आचार्य को बीजेपी के प्रवक्ता कुंदल कृष्णा ने भी बड़ा जोरदार जवाब दिया है कि भाई हाँ, कितने नरसंहार हुए, कितनी हत्याएं होती थी, क्या क्या होता था, ये सब गिना दिया है। हाँ, वही कह रहे हैं। तो ये चीजें गिनानी, अब ये एक मौका दे दिया रोहिणी आचार्य ने, काउंटर करने गई जी, तो उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया, एक नया चैप्टर बिल्कुल। खुल गया, आपने खुद ही खोल दिया। जो हुँ, आपकी वीकनेस है, आपकी जो कमजोर कड़ी है, आपकी जो कमजोर नस है, आपने खुद ही उसको एक्सपोज कर दिया कि जी, अब आप इस पर बहस करिए कि 2005 के पहले क्या होता था। तो हुँ, 2005 के पहले की जो चीजें अगर बहस में आएंगी, तो निश्चित रूप से कुंतल कृष्ण ने जो कहा कि आप नरसंहारों पर जवाब दीजिए, आप स्कूल बिल्कुल। कॉलेज बंद हुए उस पर जवाब दीजिए, जो अस्पताल अपहरण बंद हुए पर वो जवाब जवाब दीजिए। दीजिए, जो जी, अपहरण का उद्योग फल फूल रहा था उस पर जवाब दीजिए। तो आपने खुद ही एक अपनी कमजोर नस पकड़ा दी सत्तारूढ़ दल को, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी बिल्कुल, को। बिल्कुल, लेकिन खैर, अब बिल्कुल। काउंटर और इस पर काउंटर और उसके ऊपर जब आरोप प्रत्यारोप तो होंगे। अब चूंकि इनको भी अब पता चल गया है कि बीजेपी जेडीयू इसी पर लड़ेगी, तो जवाब करने के लिए कई बार ऐसा भी होता है ना कि ऑफेंसिव जो है वो बेस्ट डिफेंस होता है, ऑफेंस का आपका बेस्ट डिफेंस होता है। तो ऑफेंसिव हो रही है रोहिणी आचार्य, देखिए अब इस पर आगे और चीजें एक दूसरे की परतें लोग खोलेंगे। चलिए, तो इस सर्दी में भी बिहार की सियासत में गर्मी है और इस गर्मी में क्या-क्या सामने निकल कर आएगा, हम आपको बताते ही रहते हैं। आप देखते रहिए लाइव स्ट्रीम्स को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, एंड द नेक्स्ट पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।